दोस्तों जी। नमस्कार। आज पाकिस्तान सब तरफ से चल रहा है। पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है। पाकिस्तान की आर्मी उन पे गोलियां चला रही है और पीओके के लोग भी पाकिस्तान के खिलाफ पूरे तरीके जोर से इस टाइम पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पुलिस की को मार भी रहे हैं, आर्मी के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं। उसी तरीके से बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सालों से वहां पे अटैक चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई चल रही है और बलूचियों पे पाकिस्तान की आर्मी ने इतनी सख्ती की है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। साथ में खैबर पख्तूनख्वा उस पे भी पाकिस्तान के अंदर लड़ाई चल रही है। वहां पे रोज टेररिस्ट अटैक हो जाते हैं, वहां पे सुसाइड अटैक हो जाते हैं और पाकिस्तान सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहा। लेकिन पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करने की कोशिश करता है, जो कभी भी कोशिश करता है कि इंडिया को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान की इकोनॉमी खत्म हो गई है, लेकिन वहां पे ना तो कोई पॉलिटिशियन सामने आता है और सारी की सारी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही। रोज पाकिस्तान के अंदर आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सिंध की, सिंध के अंदर भी इंस्टेबिलिटी है और सिंध के लोग वेट कर रहे हैं कब पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिरे। और आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी टूट जाएगा। लेकिन आज हम इसी पे बात करेंगे, यानी कि पाकिस्तान के पीओके के ऊपर, बलूचिस्तान के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा पे और सिंध पे। और ये हम इसके ऊपर 4 वीडियो बनाएंगे, अलग अलग बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं राजन खन्ना जी, और हम आज पहली बात करेंगे पाकिस्तान के पीओके के ऊपर। पीओके के ऊपर पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान कहता था पीओके पार्ट है हमारा, आज वहां के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हम आजादी चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के साथ मिलना चाहते हैं और पीओके कभी भी पाकिस्तान का पार्ट नहीं था। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुशाइल हुसैन मलिक, जो यासीन मलिक की बीवी है, जो आजकल तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, यासीन मलिक जो जेकेएलएफ का चीफ था, उसने कहा है कि इंडियन आर्मी को आप आइए, हमारी हेल्प करिए। क्या इंडियन आर्मी आएगी, उसको हेल्प करेगी? आज ये भी लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि इंडियन आर्मी जाए और पाकिस्तान के पीओके को लिबरेट करे। इससे इंडिया को क्या फायदा होगा, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? और पाकिस्तान के टूटने की आज सारा वर्ल्ड इंतजार कर रहा है, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। और राजन खन्ना जी जो हिस्टोरियन भी हैं, फिल्म मेकर भी हैं। राजन खन्ना जी, हम पहले बात करते हैं पीओके की। पीओके की सिचुएशन समझाइए लोगों को कि पीओके क्या था, हिस्ट्री इसकी क्या थी और क्या इंडिया पीओके को रिलीज करा सकता है? रिलीज कराएगा तो उससे इंडिया को बेनिफिट होगा। नमस्ते जी। जैसे आपने बताया साहब कि पाकिस्तान का टूटना जो है वो निहायत ही जरूरी है, ना केवल हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार मुल्क है ये, सबके लिए सिर दर्द है। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बंदर के हाथ में तलवार देनी बड़ी होती, मतलब एक किस्म की बड़ी खतरनाक होती है, उनके हाथ में अभी जो एटॉमिक उनका जो पूरा एक वेपन्स आ गए हैं ना, बड़े खतरनाक हैं। आप देखो, कोई भी जिम्मेदार जो व्यक्ति है ना, 70-80 साल से जो है 1900 तो समझ लीजिए को 42-43 में अमेरिका ने डेवलप कर लिया था, 45 में यूज़ किया नागासाकी हिरोशिमा पे, और 1948 में सोवियत रशिया ने बना लिया था एटम बम। लेकिन कभी इन्होंने गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स नहीं दी। इन्होंने डेटरेंस की बात की, सबने कहा, हर स्टेट ने, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, सबने यहाँ कहा कि नहीं हम जो है ये डेटरेंस के। लेकिन एक खाली पाकिस्तान एक ऐसा देश है कि वो क्या करता है, पिछले आप देखिए ये पैटर्न बड़ा क्लियर है कि पाकिस्तान ने 1999 में इंट्रूजन किया कारगिल में, ठीक है। हमने कहा भैया ये गलत काम किया है, तो हमने फौजें भेजी, तो ना साथ में शुरू हो गया वो क्या ना, देखो जी हम तो जो है वो न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में 2001 में पार्लियामेंट पे अटैक हो गया। उसके बाद में जब हमने ऑपरेशन पराक्रम के लिए पूरे बॉर्डर के ऊपर हमारी जो ट्रूप्स जो हैं उनकी पोजीशनिंग हो गई, फिर उसने कहना शुरू कर दिया देखो जी हम तो एटम बम चला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा एक डॉक्ट्रिन बना साहब, वो था सर्जिकल स्ट्राइक। एक्चुअली सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में हुई ना, हमने सर्जिकल का एक ऑपरेशन बनाया था, जैसे जर्मन का एक ब्लिट्ज क्रीक हुआ करता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, कि एकदम फास्ट जाके दुश्मन के इलाके पे कब्जा कर लो। तो हमने एक उस वक्त फिनोमिना ये बनाया था कि हम जो, क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहर जो हैं हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ ही लगते हैं, तकरीबन उनके बड़े, उसमें सियालकोट ले लो, लाहौर ले लो, कसूर ले लो, ठीक है, ये साइड में बहावलपुर ले लो, सारे एकदम नज़दीक में, तो हमारे लिए तो घंटों की बात है। एनी हाउ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक टैक्टिकल उसके सामने एक छोटे बम बना दिए, जिनके लिए उनका मिनिस्टर जो है वो रशीद है, शेख रशीद, वो बार बार कहा करता था, मजाक बन गया इंटरनेशनल वो कम्युनिटी में कि हमारे पास पाव किलो के बम है। पाव किलो के बम मतलब लो इंटेंसिटी टैक्टिकल, ताकि अगर हमारी फौजें उनके अंदर जाती हैं
तो उतने ही एरिया में यूज करेंगे, उतने ही एरिया में उसका इफेक्ट होगा। और वो ये कह सकते हैं कि भी हमने भारत की टेरिटरी पे नहीं किया, अपनी खुद की टेरिटरी पे किया। तो ये एक विषय अलग है, इसके ऊपर किसी दिन अलग से बात करेंगे। लेकिन आज हमारा मूल विषय था कि ये सिरदर्दी स्टेट है पाकिस्तान, ये टूटने भी वाली है। ठीक है, जो हमने बात करी ना जी, आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर जम्मू कश्मीर पे, फिर हम अगले सेशन में बात करेंगे बलूचिस्तान पे, फिर हम करेंगे खैबर पख्तूनख्वा पर, फाइनली करेंगे सिंध के ऊपर। और पंजाब जो है, इसके चारों जो ये स्टेट है, मतलब 3 स्टेट और चौथी टेरिटरी जो इनकी पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर है और गिलगित नॉर्थ जो है बाल्टिस्तान की, ये सब के सब तंग आए हुए हैं। पंजाब, पूरी फौज पंजाब की 65% रिक्रूटमेंट है जो फौज की, वो पंजाब की होती है। व्यापार सारा उनके हाथ में है ना। बेचारे बलोची के पास में कोई काम धंधा है ना, पठान के पास में है। खैबर पख्तूनख्वा में सब इन्होंने संभाला हुआ है। पानी सारा जो दरियाओं का जाता है वो सारा ये खा जाते हैं। ठीक है, तो सारी जितनी रिसोर्सेज हैं इनके हाथ में ही है। तो सब इनसे तंग आए हुए हैं और एक एक करके हम सब पे करेंगे। आज हम करने वाले हैं पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर पे। तो जिस तरह होता है ना, एक बड़े एक लिमिटेड समय में हमने अपने दर्शकों के लिए ये विषय ऐसा कवर करना है कि इसकी हिस्ट्री भी कवर हो जाए, इसकी ज्योग्राफी भी हो जाए, आज क्या चल रहा है वो भी हो जाए, और फ्यूचर में क्या होगा वो भी होगा, जो हमारा रोल क्या है उसमें, भारत का रोल क्या है, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा पीड़ित वहां पर हम ही है। पहले तो बात है जी कि ये है क्या, पीओजेके है क्या, और इसको पहले हम पीओके कहते थे, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते थे। ठीक है, पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर कहता है। ठीक है, दुनिया इसको क्या कहती है कि पाक एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, बाकी के लोग जो कहते हैं। और भारत के जो हमारा जो हिस्सा है कश्मीर, जो इस वक्त इंटीग्रेटेड हमारे साथ है, वो कश्मीर को दुनिया इंडिया एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर कहती है। सही टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ, वो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये सही है, POJKL। क्यों है कि 26 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने अपनी, इनके फौज ने और इनके साथ फौज के साथ में जो इनके वहाँ के कबायली थे, जिसमें अफरीदी ट्राइब सबसे आगे था, उन्होंने यहाँ पर जो महाराजा हरि सिंह उस वक्त भारत के साथ आने की सोच रहे थे, उससे पहले ही 26 अक्टूबर को इन्होंने हमला कर दिया। और वो हमला किया, उसमें फिर बाद में हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो गया जब महाराजा हरि सिंह के साथ 27 अक्टूबर को हमने श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर अपने ट्रूप्स उतार दिए। और वो ट्रूप्स जो है उन्होंने बड़ी बहादुरी से, बाद में पाकिस्तान सेना जो है ना, पहले तो खाली एक ड्रामा कर रही थी कि जी जैसे आजकल कहते हैं मुजाहिदीन, उस वक्त कहते थे ये कबायली है, लेकिन असल में ये पाकिस्तान सेना ही थी। और बाद में खुले तौर पे वो आ गए एकदम नंगे होकर, हाँ जी हम हैं। और फिर ये जो 47 में शुरू हुआ, ये 1948 में पूरा साल चलती रही जंग। स्थिति ये हो चुकी थी कि हमने सारे इलाके जो उन्होंने ऑक्युपाई किए थे, हमने उनसे वापस लेने शुरू कर दिए थे, सारे इलाके। मतलब हम जो है वो, हमारी सारी फ्रंटियर्स जो हमारे उस वक्त ट्रूप थे, उस वक्त पूरे जोश में थे। एक गलती कर दी नेहरू ने बहुत बड़ी, कि इसने ये चला गया यूएन में। वहां जाकर के यूएन ने जो एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था, वो एक्चुअली रेजोल्यूशन मिस इंटरप्रेट करते हैं, उस पर भी कभी पूरे रेजोल्यूशन पे अलग से विषय पे चर्चा करेंगे। लेकिन आज के विषय के हिसाब से 2 लाइनों में बताता हूं कि वो पूरा ये था कि पहले पाकिस्तान यहाँ जो क्षेत्र भारत के कब्जा किए हुए हैं वो क्षेत्र खाली करे, उसके बाद में आप जो भी वहां जनमत संग्रह या प्लेबिसाइट जो करानी, बात की बात है। तो पाकिस्तान ने कुछ खाली किया ही नहीं, तो रेजोल्यूशन खत्म हो गया था उस वक्त 1940 से। लेकिन गलती ये कर दी नेहरू साहब ने कि यूएन चले गए। यूएन वाज डोमिनेटेड बाय दोस पावर्स विच वर एक्चुअली इनिमिकल टू इंडिया, जो हमारे दुश्मन थे उस वक्त। यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल जो थी, वो तो वही लोग थे जिन्होंने डिवाइड किया था, वही लोग थे जो हिस्सा जिन्होंने ये पाकिस्तान को दिलवाया था। तो वो लोग कैसे हमारा साथ देंगे या न्यूट्रल कैसे रहेंगे जब उनके पास में मुद्दा लेके जाते हैं। तो गलती थी हमारी, उन्होंने वो काम कर दिया। अब हुआ क्या कि अगर उस वक्त सीज फायर ना हुआ होता
तो आप पुराने जनरल करियप्पा साहब उस वक्त जो बाद में फील्ड मार्शल बने, वो अपने चीफ ऑफ स्टाफ थे, आप सबके मेमोयर्स पढ़िए। हम जितनी इलाका पाकिस्तान के पास आज हम जिसको कह रहे हैं ना जी कि पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, वो सारा हमारा था, हमारे पास ही रहना था और उसकी पूरी इलाके की एक अलग ही हिस्ट्री बननी थी। खैर, अब वो इलाका जो है पाकिस्तान के पास इसलिए रह गया कि नेहरू साहब चले गए यूएन में, सीज फायर हो गया, जहां पर जो जिसकी फौज थी वहां रह गई, हमारे फौजों को जो है वहीं पर जो है आगे जाकर के बाकी का इलाका लेने का मौका नहीं मिला। ये तो उसकी हिस्ट्री है। अब वो इलाका है क्या क्या, मैं जब कहता हूं ना जी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो उसमें ऐसा है, आज हम लोग अगर अपने मन में हमारे दर्शक इमेजिन करें कि ये हमारा जम्मू कश्मीर का मैप है, तो मैं कहूँगा कि वो मैप के आप पश्चिमी छोर पे आ जाओ, जहाँ पर हमारा जम्मू है। जम्मू से आप थोड़ा ये साइड में देखेंगे ना तो जम्मू के पश्चिम में, तो वहाँ पर आपको एक इलाका दिखेगा बिम्बर। ये बिम्बर जो इलाका है हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था, जो पाकिस्तान ने 1947-48 में कब्जा लिया था। बिम्बर के साथ में एक कोटली है, कोटली के ऊपर आप जाते हो तो ऊपर मीरपुर है। मीरपुर जो है ये पूरी की पूरी डिवीजन है, बाकी की सारी जो है वो भी टाउन हो गए, पहले तहसीलें थी। मीरपुर से आप अभी ये पश्चिमी छोर से थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते हैं और नॉर्थ की साइड में, तो आपको वहां पर पुंछ का बड़ा हिस्सा हमारे पास है, छोटा उनके पास है, लेकिन वो पुंछ डिवीजन ही उसको कहते हैं। पुंछ डिवीजन में सबसे बड़ा उनको जो टाउन है वो जी रावलाकोट, ठीक है। अब रावलाकोट से और हम थोड़ा ऊपर नॉर्थ की तरफ आ जाते हैं तो बाग करके जगह है। उसके बाद में जो इलाका शुरू हो जाता है ना, ये सारा इलाका जो है ये हमारी जम्मू डिवीजन के साथ में जुड़ा हुआ है। उसके ऊपर का जो इलाका है वो हमारी जो कश्मीर डिवीजन है उसके साथ में जुड़ा है, उसका मुख्य केंद्र है मुजफ्फराबाद। अब ये तो मैंने आपको थोड़ी ज्योग्राफी समझा दी पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की। जो मैं कहता हूँ लद्दाख, तो उसके ऊपर जो गिलगित हुंजा बाल्टिस्तान का इलाका है ना जी, वो ट्रेडिशनली कल्चरली वो लद्दाख का हिस्सा था। जब महाराजा हरि सिंह की प्रोविंस, ये पूरी प्रोविंस थी, उस प्रोविंस में उसको लद्दाख का ही हिस्सा माना जाता था, जो पाकिस्तान ने उस वक्त तो अंग्रेजों के साथ जो है षड्यंत्र करके वो पूरे का पूरा हमारा इलाका हथिया लिया था। तो ये पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर और लद्दाख की मैंने थोड़ी ज्योग्राफी दे दी, थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री बता दी कि किस तरीके से पाकिस्तान के कब्जे में गया। अब मैं इसमें आ जाता हूं कि अभी इसमें इसका जो करंट घटनाक्रम जो चल रहा है इस वक्त, वहां पर बड़े जबरदस्त रॉयट्स चल रहे हैं। ऑफिशियली वो लोग कह रहे हैं कि 100 बंदे मरे हैं पुलिस के एक्शन में। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने शायद एक अपने आपके साथ ही शो किया था 1 महीना पहले, मैंने उस वक्त गिनती 100 की गिनाई थी। उसके बाद में जो 100 सवा 100 और लोगों की जाने गई हैं, तो आज मेरे ख्याल से लगभग 200 बंदे जो है वो हताहत हुए होंगे। उसका कारण है कि जो अलग अलग क्षेत्रों से जो हमारे पास में आ रही है, कि जैसे ये सारा मैक्सिमम जी जो वहाँ पर इस वक्त लोगों में अनरेस्ट हुआ है वो रावलाकोट जो पुंछ डिवीजन में है, और उसके बाद मुजफ्फराबाद जो कश्मीर डिवीजन में है, ये जगह पे हुआ है। बहुत से लोगों से अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही हैं और लोग कह रहे हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है। अब पुलिस तो मौतें वो गिनती है नहीं जिसकी लाश जमा हो जाए पुलिस स्टेशन में आकर के, जो अगवा हो गए लोग जिनको इन्होंने मार दिया या जिनको इनकाउंटर दिखा दिया, वो तो गिनती बाद में। तो मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 200 व्यक्ति जो है वहां पर मारे जा चुके हैं। अब इसके ये पूरे के पीछे जो इनका अनरेस्ट है, अनरेस्ट जो है उसका कारण ऐसा है कि इनके साथ में अन्याय आज का नहीं हो रहा था। मैं आपको बताऊं, ये लोगों के साथ में अन्याय पहले दिन से ही हो रहा है। जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग हैं, इनके साथ में इनजस्टिस जो है बड़ा पुराना हो रहा है, आज का नहीं है। पहले इस प्रकार से अनरेस्ट नहीं होता था, प्रोटेस्ट नहीं होते थे, एजिटेशनें नहीं होती थी। उसका एक मुख्य कारण है कि पाकिस्तान, क्योंकि ये पूरे का पूरा इनका निज़ाम चलता है, वो चलता है, इनका एक सिद्धांत है इस्लाम में अल तकिया, मतलब झूठ बोलते जाओ, झूठ बोलते जाओ और झूठ के ऊपर झूठ बोलते जाओ। मतलब इन्होंने हर चीज जो है ये अपनी मजहब के नाम पे झूठी चीज को सच साबित करते हैं। इन्होंने उनको 70 साल तक ये झूठ उनके दिमाग में ड्रिल करते रहे कि बस कल देखो आप, हमारी फौजें जो हैं वो
मकबूजा कश्मीर मतलब जो भारत का हमारा कश्मीर है उसको ये मकबूजा कश्मीर कहते हैं। मतलब उर्दू का वर्ड है मकबूजा, मैं आपको उसका ये ट्रांसलेशन बता देता हूँ। कब्जाया हुआ कश्मीर, जो हिंदुस्तान ने कब्जा किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमेशा अपने लोगों को वहां पर ये कहते रहते थे कि देखो बस अभी हम मकबूजा कश्मीर में जाएंगे, अभी कल हमारी फौजें वहां पर चली जाएंगी। और उन्हीं लोगों को वर्गला करके, जो उस वक्त वहां पे पाक ऑक्युपाई जम्मू कश्मीर के लोग हैं, उनको वर्गला करके, उनको मिसगाइड कर करके ट्रेनिंग कैंप्स में इन्होंने पहले दौर में उनको ही भेजते रहे। दूसरे दौर में फिर उन्होंने क्या किया कि पहले तंजीमें जो थी ना जी, देखो जो हमारे यहाँ उपद्रव करती थी, शुरुआत में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट आया, उसके बाद में ये सब आए अपना मुजाहिदीन वगैरह जो उन्होंने बनाए थे, वो उस वक्त जम्मू कश्मीर के काफी लोग जो आज एजिटेशन कर रहे हैं जी पाकिस्तान के खिलाफ, इन्हीं का भाई पहले उन्होंने रिक्रूट किए थे भारत के साथ में लड़ने के लिए, टेररिस्ट बनाकर उनको ही भेजा था इन्होंने। तो जो साउथ पंजाब के, जो पाकिस्तान का साउथ पंजाब है ना, जो सराइकी बेल्ट है, वहां से तो ज्यादा जो टेररिस्ट भेजे वो तो इसने जैश ए मोहम्मद वालों ने भेजने बाद में शुरू किए। तो फर्स्ट टाइम पे इसी बेल्ट के लोग आते थे, ठीक है। अब स्थिति अनरेस्ट की, वो मैंने बताया कितने साल तक ये उनको पागल बनाते रहे, तो वहां प्रोटेस्ट नहीं था। जबकि जो उनके साथ में न्याय आज हो रहा है, वो न्याय कई सालों से हो रहा है। मैं आपको न्याय बताता हूं क्या है। सबसे पहले तो जो हमारे भारत से जो दरिया जा रहे हैं ना जी पाकिस्तान को, जो इंडस वाटर ट्रीटी में जिनका 80% पानी हमने उनको दे दिया, उसमें से जो झेलम जो है ना जी नदी, ये कश्मीर से शुरू होती है। भारत के जो हमारा बारामूला है वहां से एंटर होके ये पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में बहती है। और फिर वहां से जब ये नीचे आती है, जो मैंने मीरपुर कहा, उसके वहां पर इन्होंने मंगला डैम बनाया था। पाकिस्तान के पास 2-4 ही डैम है बड़े बड़े, मंगला उसमें एक है। मंगला डैम बनाया, अब उनकी प्रोविंस में डैम बना है, तो पहला हक उनका बन जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी वहां से प्रोड्यूस होती है। इन्होंने उनको बहुत कम, वहां मतलब पानी, उनको बिजली की सप्लाई लगभग नेग्लिजिबल थी, ठीक है, उनको हक नहीं दिया। बाद में इन्होंने नीलम झेलम एक डैम ऊपर और बनाया, उसकी भी बिजली उनको मिलनी चाहिए थी, उनको नहीं दी, ठीक है। ये न्याय तो चल ही रहा था। उनको कोई, उनके पास में कोई इंफ्रा नहीं था ढंग का, रोड्स टूटी हुई थी सारी की सारी, कोई वहां पर एजुकेशन का निजाम नहीं था, कोई हेल्थ का किसी प्रकार का कोई भी मैकेनिज्म वहां पर नहीं था। ये सारी चीजें उनको डिप्राइव किया हुआ था। सिर्फ एक चूरन उनको बेचते रहते थे कि देखो कल हमारी फौजें जो है वो मकबूजा कश्मीर में जाएंगी और पूरे का पूरा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में होगा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। ये उनका नारा था। तो वो नारा तो पूरा हुआ नहीं, ठीक है। आज जाकर के वो कहते हैं ना कि चिकन्स हैव कम बैक होम टू रूस्ट, आज चिकन रूस्ट कर रहे हैं। तो हाँ, आज वो क्या कर रहे हैं वहां पर, आप सुन के सूसा हैरान हो जाएगा हमारे दर्शक, कि ये पूरी बेल्ट में जो साउथ, मतलब हमारे यहाँ से ये बिम्बर से चल करके ऊपर मुजफ्फराबाद तक है, इसमें इतने प्रोटेस्ट हैं, इतनी हमारी वहां पर जो बहनें हैं वो सड़क पर उतर करके आई हैं, इतना ज्यादा वहां पर बच्चे, नौजवान, बूढ़े, वो सब के सब वहां पर आए हैं। और डिमांड्स उनकी यही है कि बिजली पर पहला हक हमारा होना चाहिए, ठीक है, एक ये डिमांड। दूसरा, इन्होंने आटा इतना महंगा कर दिया था वहां पर, तो आज तो स्टेपल फूड जो है वो तो वीट है ना वहां पर पूरी बेल्ट में जो है, तो उन्होंने आटा कर दिया महंगा। दूसरे मैंने आपको इंफ्रा बताया ही था। और सबसे बड़ी बात, 450 रुपए किलो पर किलो, 450। वहां पे एक लेडी कह रही है कि हमें आटा नहीं मिल रहा, 450 किलो में हम क्या खाएंगे, क्या किसको खिलाएंगे। वो कहते हैं हमें तो हिंदुस्तान से मिलना है, हिंदुस्तान हमारा पार्ट, हम हिंदुस्तान के पार्ट हैं। आज ये आवाज उठ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ साहब, अभी क्या हुआ है कि आप ध्यान देखिए कि हमारा उनके साथ प्यार कितना। हमने हमारी असेंबली में, जम्मू कश्मीर की असेंबली में 26 सीटें उनकी रिजर्व करके रखी हुई हैं, आज भी खाली रहती हैं कि नहीं हमारे लोग हैं, ठीक है। ये हमारा है उनके साथ प्यार आज भी। और उनके यहाँ देखो, उनकी जो असेंबली पाकिस्तान ने बनाई है उसमें 53 सीटें हैं,
ठीक है। 53 में 8 जो है रिजर्व है, जिसमें 5 लेडीज हैं और एक जो है वो अलग अलग जो है वो उनके लिए सेक्शंस के लिए रखी है, 8 हैं। और अभी 53 से में 8 चलेंगी, रह गई 45 में से 12 सीट जो है उन्होंने जो इधर के यहाँ के लोग हैं वो जो पाकिस्तान में फैले हुए हैं, कोई कराची में है, कोई लाहौर में है, कोई फैसलाबाद, कोई इधर उधर, ये उन्होंने उनको कहते हैं रिफ्यूजी सीट्स। वो कहते हैं तो यहाँ से पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से जो लोग रिफ्यूजी बनकर के पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में गए थे, ये सीट्स उनके लिए रिजर्व है। तो प्लान देखिए, सबसे बड़ा 8 रिजर्व जो सीटें होती हैं वो तो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टियां खाई जाती हैं। 2 ही ज़्यादा मेन, मतलब एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाली जो है PMLN है, ठीक है, और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की थी, वो उसको तो इन्होंने पहले ही पिछले इलेक्शन में बर्खास्त कर दिया था, और अब जो इलेक्शन होने वाले थे उसने बाइकआउट किया है, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। अब ये जो 3 मैंने 2 पार्टियां मेन बताई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, ये 8 सीटें जो रिजर्व हैं ये तो ये अपने बंदों में बांट देते हैं, और जो 12 सीटें इन्होंने रखी हुई हैं रिफ्यूजी करके, जो बाकी के पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी सारी इनके पास आती हैं, क्योंकि इन्हीं के बंदे होते हैं ना जिनको ये रिफ्यूजी करके आगे प्रेजेंट कर देते हैं। तो वहां का अवाम आज ये प्रश्न उठा रहा है कि ये 53 में से 53 में से 20 सीटें तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वही खा जाती है, ठीक है, 12 उधर और 8 इधर, 20, तो बाकी तो हमारे तो 33। तो ये होता क्या है कि जो भी वहां पर हुक्मरान आता है, वो जो सेंटर कहता है, जो आर्मी कहती है वही करता है। लोगों की कोई भी डिमांड, लोगों की कोई पीड़ा, लोगों की कोई शिकायत जो है वो फेडरल गवर्नमेंट सुनती नहीं है। और ये सारी स्टोरी उनके साथ हो रही थी, तो उन्होंने फिर कहा सबसे पहले तो ये 12 सीटें जो हैं, जो आप POJK के इलाके के बाहर के लोगों को रिफ्यूजी बोल करके आपके आदमियों को इलेक्ट करके भेजते हो, ये कैंसिल करो सबसे पहले। तो एक एजिटेशन में ये बहुत बड़ा उनका नारा था, और दूसरी मैंने आपको डिमांड्स बता ही दी। अब इन्होंने क्या किया कि जिस तरह से जी इनके काम करने का तरीका है पाकिस्तान का, ये कभी भी पीसफुल तरीके से कोई सोल्यूशन ढूंढते नहीं है। वो बलूचिस्तान हो कि खैबर पख्तूनख्वा हो या कोई भी जगह हो, उसी तरह से इन्होंने POJK में भी जो एजिटेशन थी उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि आयरन ग्लो के साथ में इन्होंने उनको दबाने की कोशिश की। मैंने बताई है, काफ़ी मौतें हो गई हैं, एब्डक्शंस हो गई हैं, और जिस तरह से मैं अभी आपको बताता हूँ फ्यूचर की चीज़, बलूचिस्तान की आपको पता है सर, इंसर्जेंसी जो थी ना वो किस तरह से ज़्यादा आगे बढ़ी, क्योंकि जितनी एब्डक्शंस हुई है ना, जितनी मौतें हुई, उनके परिवार वालों ने उसको भूला नहीं। एक हम बलूचिस्तान पे शो करेंगे, लेकिन मैं एक लाइन बताऊंगा कि वहाँ की सबसे बड़ी जो इस वक्त लीडर है, जिसको इन्होंने, यंग लड़की है, डॉक्टर है महरंग बलोच, उसको इन्होंने जेल में डाल रखा है। महरंग बलोच की अगर आप देखेंगे कि इतनी क्यों ज़्यादा वो इस कॉज के साथ में बंध गई कि उसके ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं जेल में, तो भी वो अपने बलोच नेशनलिज्म के ऊपर खड़ी हुई है, क्योंकि उसके बाप को भी अबडक्ट किया गया, उसके भाई को भी अबडक्ट किया गया। तो जब आपके खून के किसी, जो आपके घर का परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको पाक फौज उठा के ले जाती है ना, तो फिर क्या है कि ये लोग जो है ट्रेडिशनली ये हैं लोग, इनके अपने ट्राइबल नियम होते हैं, ये माफ़ नहीं करते, ये नहीं माफ़ करते। ये कहते हैं कि फिर ठीक है, आंख के लिए आंख, हाथ के लिए हाथ, और फिर हमारा आदमी लेके जाओगे तो हम तो आदमी लेंगे आपका। तो वो इसीलिए आज जो पाकिस्तान ने वहाँ लोगों को अगवा करके मार दिया था, उनके परिवार वाले आज सड़कों पे आए हुए हैं हथियार लेकर। इसी तरह से आज जो 200 बंदा इन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मारा है, इसका बात आप देख लेना, ध्यान कीजिएगा सूद साहब, कि आने वाले टाइम पे इनके परिवार वाले वो आएंगे हाथ में गन लेकर के और पाकिस्तानी आर्मी के नाक में दम कर देंगे। एक तो आने वाले फ्यूचर का मैं आपको बता दिया है जी। दूसरा क्या है, कई बार ना लोग ये कहते रहते हैं, मैं हैरान भी होता हूँ
के लोगों के तब से सुन करके कि भारत क्यों नहीं जाता जी, आज तो लोहा गर्म है, थोड़ा चला देना चाहिए, आज तो क्या है कि वहाँ पर एजिटेशन हो रही है, हमारा ही है जगह, हमने तो 94 में रेजोल्यूशन भी पास किया था पार्लियामेंट में, बड़ी तर्क दे रहे हैं लोग। तो मैं कहता हूँ हमेशा कि ईजियर सेड देन डन, ये ऐसी कोई मजाक की चीजें नहीं है सर। आज ना उस इलाके की एक चीज के ऊपर और ध्यान करिए आप, क्या हो गया है कि चाइना को जो खन्ना साहब, मैं इस पे आपको बात करूंगा। डॉक्टर मिर्जा अयूब है, उनकी स्टेटमेंट आई है ना, उन्होंने कहा है बहुत सी, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, बैठे हैं लंदन के अंदर। वो कहा मैं इंडियन गवर्नमेंट से बहुत नाराज हूँ, और आप अपील की अपने लोगों से कि इंडिया आपको सेव करने नहीं आएगा, अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो उम्मीद करते हैं कि इंडियन आर्मी वहां जाएगी और इंडियन आर्मी जाकर के लोगों को लिबरेट कराएगी। ये एक्चुअली इंडियन आर्मी जाकर के लिबरेट करा सकती है, उसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हर एक सिचुएशन को देखा जाता है। अगर आज इंडियन आर्मी वहां पे चली गई और इंडिया ने आर्मी भेज दी, तो बेसिकली क्या है कि पूरा वर्ल्ड सैंक्शन लगा देगा हमारे ऊपर, सैंक्शन लगा देगा। और हमारी पोजीशन इस टाइप की नहीं है कि हम झेल पाए या हम किसी वार में उलझ पाए, जैसे आज ईरान उलझा हुआ, जैसे इसराइल के साथ वार चल रहा है, जैसे इस टाइम पे रशिया के साथ वार चल रहा है। तो इंडिया अगर कूदेगा तो सिचुएशन देख के कूदेगा। इवन हमारे पास 1971 में पूरा चांस था कि हम पीओके ले लें, लेकिन अगर हम उस टाइम पे पीओके लेते तो अमेरिका ने हमको वार्निंग दे दी थी कि आप पीओके लोगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। तो इंडिया ने कोई मौका नहीं दिया उस टाइम पे भी यूएस को सैंक्शन लगा देगा। और जब पाकिस्तान ने अटैक किया, एक्चुअली इंडिया अटैक कर सकता था पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को फोर्स किया 3 दिसंबर 1971 को कि पाकिस्तान अटैक करे, और पाकिस्तान अग्रेसर हुआ, जिसकी वजह से ना तो इंडिया को सैंक्शन लग पाए, ना इंडिया ने पीओ के लिया। अगर इंडिया पीओ के लेता तो इंडिया के लिए दिक्कत हो सकती है उस टाइम पे। उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज भी हम इतनी बड़ी पावर नहीं है कि हम अमेरिका को चैलेंज कर पाए। जी जी, देखिए आज एक डिमेंशन और बहुत बड़ी जुड़ी हुई है, ध्यान करिए कि चाइना, देखिए जब 1963 में चाइना वॉर के बाद हम तो थोड़े उस वक्त हमारा मोरल बड़ा डाउन था ना, तो पाकिस्तान ने 5,500 स्क्वायर फीट इलाका जो हमारा ही था, अक्षकम वैली कहते हैं जी, वो पाकिस्तान ने चाइना को दे दी थी। ठीक है, चाइना जो है ना ये बहुत लंबी सोचता है। चाइना का जो उनका एक इडियम है वहाँ पे, वो कहते हैं ना कि हाइड योर पावर एंड बाइड योर टाइम, कि आपकी ताकत को छुपा के रखो और समय की प्रतीक्षा करो, जब समय सही आएगा तब आप एक्शन करना। तो उनकी प्लान तब से थी, आज की नहीं है। उन्होंने उस वक्त भी जो उनका पूरा ट्रेड, माल आना और जाना, जो मलाइका स्टेट्स के थ्रू होता है ना, ये मलाइका स्टेट जो अपन हमारे इसके आगे है इंडियन ओशियन में, मलक्का स्टेट्स का जिसको मलक्का डायलमा कहते हैं, उससे बचने के लिए उन्होंने पहले से ही सोचा था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ में रोड एक डेवलप कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, तो हम सीधा सीधा जो उनका सिनकियांग का इलाका है ना, उनकी जो उनकी वेस्टर्न मोस्ट जो प्रोविंस है चाइना की, वह सिनकियांग, जहाँ पर उइगर मुस्लिम रहते हैं, वहां पर काशगर से लेकर के कराची तक, जो सीपैक हम कहते हैं ना जी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका पहला जो हिस्सा था ना, जिसको कराकोरम राजमार्ग कहते थे, इन्होंने तब से बनाना शुरू कर दिया था। अब क्या है कि जो वो सीपैक है, ये पाकिस्तान में एंटर कहाँ से होता है? खुंजेरा पास से। खुंजेरा पास जो है वो है गिलगित हुंजा बाल्तिस्तान का, वो टेक्निकली जगह हमारी है। ठीक है, वो हमारी जगह है। अंग्रेज के जाने से पहले वो प्रोविंस जम्मू कश्मीर प्रोविंस का हिस्सा थी। अब वहां से लेकर जितना वो गिलगित बाल्तिस्तान से निकलता है, कब्जा हमारा है। हम प्रोटेस्ट करते रहते हैं कि नहीं जी, चाइना ने गलत काम किया है, यहाँ से इसने सड़क गलत निकाली हुई है। अब मैं आ जाता हूँ, ये बात को जोड़ता हूँ, भारत की जो वहां पर जाकर इंटरवेंशन है उसके ऊपर, जो लोग कहते हैं, जैसे आपने बताया, अमजद अयूब जी कहते हैं जी इंटरवीन करना चाहिए। इंटरवेंशन में ये होगा कि आज अगर हम इंटरवीन करते हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही, अभी तक चाइना पाकिस्तान की इनडायरेक्ट पीछे से हेल्प करता है, जो ऑपरेशन सिंदूर में हुई। लेकिन अगर हम पीओजेके में इंटरवीन करेंगे, वहां पर हमारे ट्रूप्स जाएंगे, तो तब
सीधा सीधा हमारी कन्फ्रंटेशन ना केवल पाकिस्तान के साथ बल्कि चाइना के साथ भी होगी, क्योंकि चाइना कहेगा जो मेरी ये सीपैक है, ये थ्रेट आप कर रहे हो, और सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है ये जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान का और चाइना का। तो ठीक है, तो आज हमको तो सबसे पहले अपनी ताकत ये तोलनी है कि क्या वहां पर अगर हम इंटरवीन करते हैं तो हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों का हम वहां पर मुकाबला करें, पहली बात। दूसरी बात कि हमने इलाका हमारा हमने छोड़ना भी नहीं, तो उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता है ना जी, वो यही है आने वाले समय में कि आप भी जो हाइड योर पावर एंड बाइड योर टाइम, ठीक है, अपनी ताकत बढ़ाइए, अपनी ताकत बढ़ाइए। और पाकिस्तान जो है वो टूटने के लिए तैयार बैठा है, ये हम बाकी के जब हमारे शो करेंगे ना उसमें आएगा, वो टूटने के लिए तैयार बैठा है। उसको हम एक्सप्लोड करने की जगह ऐसी स्थिति क्रिएट करवा दें कि वो इम्प्लोड करे, ठीक है। कोई आप खन्ना साहब ये बात कर रहे हो कि एक्चुअली क्या था कि 1971 के अंदर इंडिया के रॉ ने कहा था कि पाकिस्तान हम पे 2 दिसंबर को अटैक करेगा, और उसके बाद जब नहीं हुआ तो इंडिया ने कहा जी 3 को करेगा, क्योंकि थोड़ा सा मैसेज रीडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। एक्चुअली इंडिया ने पाकिस्तान को फोर्स किया था कि पाकिस्तान हमारे पे अटैक करे और हम रिटेलिएट करें, हम बांग्लादेश क्रिएट करें, और हमने बांग्लादेश क्रिएट किया। अगर हम पहले पाकिस्तान पे अटैक करते तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाते, क्योंकि सारा वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ था, यूएस पाकिस्तान के साथ था, वेस्ट पाकिस्तान के साथ था, गल्फ पाकिस्तान के साथ था। हमारे साथ क्या था? सिर्फ रशिया या कुछ कंट्री जो न्यूट्रल थी। अच्छा, एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या सिचुएशन होगी कि इंडिया इसको पीओके को लिबरेट कराए? कैसे लिबरेट करा सकता है? हाँ, मैं उधर ही आ रहा हूँ जी कि कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के फेवर में हो। कैसे कि जो वहाँ पर इंसर्जेंसीज और इंटरनल स्ट्राइव चल रही है ना जी, हर उनकी स्टेट में चल रही है पाकिस्तान के, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि उनकी जो इकोनॉमी है ना जी पाकिस्तान की, ना तो सही पोजीशन में है ना कभी सही में होगी, ये आप ध्यान में रखिए। कारण है कि उनका जो पूरा एक माइंडसेट है, उनका जो सोच है, उनका जो एक जो है इकोनॉमिक उनका जो एक रोड मैप है ना, वो कभी भी ठीक ना होने का कारण है, क्योंकि वायलेंट सोसाइटी है। जिनके यहाँ पर जिस सोसाइटी में कोई हाई टेक इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज़ की जगह पे आप मदरसे मकतबे खोलें, ठीक है, वहाँ पर साइंटिफिक टेम्परामेंट के बच्चे आप पैदा नहीं करते। व्यापार जो है उसका वहाँ पर कोई किसी प्रकार का एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि डिस्टर्ब रहते हैं हर टाइम पे, तो बिजनेस तो वहाँ बढ़ेगा ना जी जहाँ पर पीस होगी। तो एक बात तो ये आ गई कि कोई उनका इकोनॉमिक पैरामीटर ऐसा नहीं दिख रहा कि वो सुधरे। हाँ, जो दुनिया है, एक खास ख्याल रखना दुनिया में, जिसमें एक साइड में अमेरिका आ गया, दूसरी साइड में अरब कंट्री आ गए, ये क्या करेंगे? ना इनको जीने देंगे ना मरने देंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान उनके बड़े फायदे की एक मुल्क है। जीने इसलिए नहीं देंगे कि इनको हमेशा वो कभी वर्ल्ड बैंक के कर्ज में, कभी IMF के कर्ज में रखेंगे। और अरब कंट्री जो है वो क्या करेंगे? कभी फायदा लेना है तो $2 बिलियन दे दिया, और कभी इनसे उन्होंने अपना काम जो पाकिस्तान ने आंखें दिखाई मान लो, तो जैसे UAE ने भी किया था 3-3.5 बिलियन डॉलर वापस दो, हमें देने पड़े और भागे सऊदी के पास। तो इस प्रकार से वर्ल्ड पावर जो है या बाकी के प्लेयर है, ना तो इनको जीने देंगे ना मरने देंगे। इनका जो है ये इकोनॉमी, मैं जो एक फ्यूचर देख रहा हूँ कि कब जाकर के डिसइंटीग्रेट होगा, जो मुझे दिख रहा है वो लग रहा है कि एक तो इनकी इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो गई, ठीक है। दूसरी बात, जो प्रोविंसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल हुई हैं, जैसे बलूचिस्तान, 75% बलूचिस्तान में तो इनका पुलिस थाना भी जो है काम नहीं कर रहा पाकिस्तान का। उसके बाद में अफगानिस्तान अपना जो हक रख रहा है वो रख रहा है KP के तक, इस्लामाबाद तक, मरगला हिल तक कहते हैं हमारा इलाका, उसको लोया अफगानिस्तान वो कहते हैं। ये सारी ताकतें जिस तरह से बढ़ती जाएंगी, सिंध वाले हथियार उठा करके आ जाएंगे, तो एक दिन मजबूर होकर के जब बहुत बड़ी सिविल वॉर, विच आई कैन विजुअलाइज नाउ, जो पाकिस्तान में होगी, प्लस इनकी इकोनॉमी कोलैप्स होगी, और उसके बाद में
मतलब ऐसी पोजीशन बन जाए कि चाइना इनको ऑक्सीजन ना दे सके, उसका देने का रास्ता अमेरिका बंद करे चाइना का, तो जाकर के ऐसी स्थिति बन जाएगी और फिर हम लेकिन आखिरी चोट लेकिन लेंगे। लेकिन खन्ना साहब, एक बात यह है कि इस टाइम पे अमेरिका से पाकिस्तान ने कहा हमने आपकी बीच बातचीत कराई तो हमें $10 बिलियन दे दो, और अमेरिका ऐसा लग रहा है कि दे देगा इनको पैसे। देखिए, आपके पास उधार आ रहा है, उधार तो आपका चलता रहेगा। अब पाकिस्तान ने 1970 या 71 में 30 लाख बांग्लादेशियों को भारत का मर्डर किया था। 1 लाख जो लड़कियां थी उनको रेप किया था, प्रेग्नेंट कर दिया था उनको। तो पाकिस्तान को तो कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तान टूट गया तब भी। लेकिन हम कब तक वेट करते रहेंगे? देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि इस वक्त ऐसा है कि जो आपकी जो इंटरनेशनल पावर्स हैं या बाकी की जो जियो पॉलिटिक्स है, वो मेरा ऐसा मानना भी नहीं है कि कितना भी वहां पर विद्रोह हो जाए। देखो, पाकिस्तान विद्रोह हो रहा है, पाकिस्तान की आर्मी तो है ही ना वहां पर खड़ी हुई, और पाकिस्तान के पीठ पीछे चाइना खड़ा है। और ये जम्मू कश्मीर का इलाका आएगा तो चाइना बोलेगा मैं तो डायरेक्ट इफेक्टेड हूँ। मैंने बताया सी पैक उसका वहीं से गुजरता। तो ये सारी चीजों को कि चाइना को कंटेन करने के लिए जो चाइना की काउंटर पावर्स हैं वो आए, पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह इम्प्लोड हो, सारी स्टेट्स आ जाएं बाहर, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स हो। हमको तो इसी डायरेक्शन में काम करना है। और आज जिस स्थिति पर पाकिस्तान है, मुझे इस चीज़ का बड़ा एक वो है सेटिस्फेक्शन है कि वाकई में कि काफ़ी काम वहाँ पर पाकिस्तान का हो चुका है। जो जितना भी जिस क्षेत्र में हमें करना चाहिए था, कि पाकिस्तान इस स्थिति पे आया है। आपको पता, देखो, बलोच रेजिस्टेंस भी आउटसाइड हेल्प के तो चलेगी नहीं, और ना तहरीक तालिबान पाकिस्तान चलेगा। और कल को सिंध को भी अगर बाहर निकलना है, जीए सिंध का मूवमेंट लेनी है, तो उन्होंने तो फिर इधर इस साइड में देखना है ना सब ने। आज भी आपको पता लेकिन एक बात और भी है। अब देखिए, एक और बात और भी है, हम जब हम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं तो पाकिस्तान के उससे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, उसके वहाँ पे खाने पीने की चीजें बंद हो रही हैं। लेकिन मेन बात है कि जब तक यूएस पाकिस्तान के साथ रहेगा तो दिक्कत होगी। लेकिन एक बात और बता दूं, बहुत से लोग पूछना चाहते हैं कि हमें इंडिया को इससे क्या फायदा हो। देखिए, इंडिया को फायदा ये होगा, जितने भी पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप है वो पीओके के अंदर है, तो सारे के सारे टेरर कैंप खत्म हो जाएंगे, या पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट एक्टिविटी खत्म हो जाएगी एक बार अगर पीओके पाकिस्तान से अलग होता है। दूसरा ये होगा कि हम इंडिया को 80,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया मिलेगा, और अगर पीओके इंडिया के साथ मर्ज होता है तो पाकिस्तान चाइना का एक्सेस खत्म हो जाएगा, यानी कि चाइना और पाकिस्तान का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से चाइना पाकिस्तान को मदद नहीं कर पाएगा, और साथ में जो पाकिस्तान का या चाइना का $60 बिलियन का पैसा लगा वो डूब जाएगा। और अगला फायदा ये होगा कि इंडिया का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा अफगानिस्तान से। अब इंडिया पाकिस्तान का या पीओके का 120 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है अफगानिस्तान से, और वो बॉर्डर लग जाए इंडिया से। इंडिया से बॉर्डर लगने का मतलब है कि अफगानिस्तान और इंडिया की ट्रेड और बिजनेस हो पाएगा। अफगानिस्तान रिच है मिनरल्स के अंदर, और वहां से मिनरल्स इंडिया ले पाएगा। वैसे भी इंडिया अफगानिस्तान के जो डैम काबुल रिवर है वहां पे 12 डैम का पूरा काम करने की तैयारी कर रहा है कि वहां पे डैम बनाएंगे और पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। एक और फायदा ये होगा कि तुर्कमेनिस्तान, जहां से एक गैस पाइपलाइन बनने की बात चल रही थी, पेट्रोल की पाइपलाइन बनने की बात कर रही थी, क्योंकि रशियन रिपब्लिक कंट्रीज रिच हैं गैस और पाइप के और गैस और ऑयल के अंदर, तो वहां से एक तापी की लाइन बन रही थी, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। लेकिन पाकिस्तान बीच में आ रहा था, और अगर इस पीओके इंडिया के साथ मिल जाएगा तो एक टाई बन जाएगा, यानी कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, जिससे इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, अफगानिस्तान की को बूस्ट मिलेगा, और साथ में बूस्ट मिलेगा तुर्कमेनिस्तान को। ये भी एक बात है। लेकिन साथ साथ कुछ और भी फायदे होंगे, यानी कि यहाँ पे हमें जो मिनरल्स मिलेंगे पीओके के अंदर, और साथ में हमारा पानी का कंट्रोल और ज्यादा हो जाएगा, जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है। साथ में एक और फायदा होगा कि पाकिस्तान का एक हिस्सा टूटेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, यानी कि बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा। साथ में टीटीपी जिस तरीके से स्टैंड पे कर रही है कि वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर मिलाने का, वो हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे तीनों अलग हो जाएंगे तो चौथी जो इनका एरिया है वो है आपका सिंध का, सिंध भी अलग हो जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर जो रहेगा वो रहेगा पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस, जो लैंड लॉक रहेगी। तो पाकिस्तान चारों तरफ से पिटेगा और इंडिया के अंदर टेररिस्ट खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि ये तो सिर्फ एजम्पशन है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान जल्दी टूटेगा, क्योंकि आज इंडियन गवर्नमेंट को और ज्यादा प्रेशर डालना चाहिए, स्पेशली सपोर्ट करना चाहिए। जो पीओके के अंदर मिलिटेंसी चल रही है या जो पीओके के अंदर ये मारा जा रहा है,
उनको सपोर्ट करें और साथ में तालिबान को एनकरेज करें कि तालिबान भी बीच में इंटरवीन करके या टीटीपी को भेज करके पीओके के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को पीटे, साथ में और ज्यादा सपोर्ट करे जो आपके बलूची के लोग हैं। बलूचियों को सपोर्ट करने का मतलब है कि बलूची और ज्यादा पावरफुल हो, ताकि बलूची भी पाकिस्तान के खिलाफ जाए और पाकिस्तान के अंदर रेगुलरली एक तो यहाँ पे स्ट्राइक की जाए पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, जिसको और ज्यादा डिमोरलाइज किया जाए, साथ में पाकिस्तान के अंदर और ज्यादा एक्टिविटीज हो ताकि पाकिस्तान परेशान हो जाए, बर्बाद हो जाए और उसकी आर्मी को वहां से हटा दिया जाए। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान अगले 1 या 2 साल के अंदर टूट जाएगा अगर पाकिस्तान का अंदर यही एटीट्यूड रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी, जैसे खन्ना साहब ने कहा, वो किसी से बात नहीं करना चाहती, किसी से नेगोशिएट नहीं करना चाहती और यही उनको खा जाएगा। इंडिया के अंदर यहाँ पे अगर जंतर मंतर पे अटैक हुआ था, यहाँ पे जो लोग आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने बातचीत भी की, सोल्यूशन भी ढूंढा और अल्टीमेटली उसको खत्म किया। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी उल्टी है। पाकिस्तान की आर्मी न किससे बात करेगी और आज पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिशियन है, ना उनकी सिग्निफिकेंस है ना उनकी वैल्यू है। खन्ना साहब फाइनल वर्ड कीजिएगा, फिर हम प्रोग्राम को खत्म करके अगला प्रोग्राम लाएंगे बलूचिस्तान के ऊपर। नमस्ते जी। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।